व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसके मुद्दे क्या है। को लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, आप ट्रेनिंग और देखिए ना कि आपको देखिए, नाराजगी तो किसी बात की नहीं है। मैंने निर्दलीय नामांकन फाइल किया है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं चाहूँ तो जवाब दे सकती हूँ और बाद में मुकर सकती हूँ। नमस्कार, स्वागत है समय भास्कर डिजिटल में। मैं हूँ आपके साथ अक्षय। इस वक्त हर जगह चुनाव की चर्चा हो रही है, हर प्रत्याशी की चर्चा हो रही है। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रत्याशी की जो काफ़ी चर्चा में भी है और नाराज भी हैं। नाराजगी की वजह जानेंगे, पर सबसे पहले हम बात करते हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेयर प्रत्याशी निर्दलीय उज्जवल गुप्ता जी। उज्जवल जी, आपका समय भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। सबसे पहले आपकी किस बात की? देखिए, नाराजगी तो किसी बात की नहीं है। मैंने निर्दलीय नामांकन फाइल किया है, मैं बहुत खुश हूँ। और जिस तरीके से मुझे प्रेम मिल रहा है, जनता का अपार प्रेम मिल रहा है एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिसने कभी इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा और कोई बहुत बड़ी पद पे नहीं बैठी रही, और फिर भी उसके बावजूद जो जनता का अपार स्नेह और प्रेम है वो मुझे एक खुशी प्रदान कर रहा है। उसमें कहीं भी नाराजगी नहीं है। और रही आपका जो आशय है वह बीजेपी से है कि जहाँ पे मैं रही हूँ, मतलब जहाँ मैंने कार्य किया है, और आपका आशय मुझे लगता है कि वहीं से है। लेकिन मैं बता दूं कि देखिए, नाराजगी नहीं है, ये बस एक समाज की बात है, समाज सेवा की बात है। जैसे कि वो एक नारा लगाते हैं कि सेवा ही संगठन है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी, अगर मुझे याद है कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर प्रत्याशी अगर गलत हो तो कोई बुराई नहीं है कि दूसरे प्रत्याशी को वोट देने में। तो अब जब बुराई नहीं है तो दूसरा प्रत्याशी खड़े होने में भी बुराई नहीं है। तो वही बात है कि जब मैंने आवेदन किया था बीजेपी में, तो मुझे लग रहा था क्योंकि महिला सीट है, ओबीसी सीट है, तो अधिकतर महिलाएं वहां पे किसी की पत्नी होने के नाते राजनीति कदम ले रही हैं। मतलब वो इसलिए आवेदिका नहीं बनी, वो इसीलिए प्रत्याशी नहीं बनी क्योंकि वो खुद राजनीतिक थी, वो इसलिए प्रत्याशी बनी कि वो किसी की बीवी थी। तो देखिए, जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके की घटना हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं उनसे बेटर हो सकती हूँ एक विकल्प, इसलिए मैंने नामांकन किया समाज के हित के लिए। नहीं तो आपकी नाराजगी पार्टी से है, जो प्रत्याशी खड़ी हुई है, या उनसे है? नहीं, देखिए, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। मैं तो एक कार्य के लिए आई थी। देखिए, मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, वो भी एक समाज सेवा के लिए ज्वाइन की थी। आज मैंने नामांकन फाइल किया है, वो भी समाज सेवा के लिए किया है। तो नाराजगी तो कहीं पे भी नहीं है। इसमें नाराजगी और बुराई की क्या बात है? मुझे कुछ लगा, मैंने वो किया। आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जी। आपने एक पोस्ट भी डाली थी, लाइव चलाया था मंदिर की। जी। आज जो मंदिर की घटना हुई है उसे लेकर काफी चर्चा में है कि उसमें जो आग लगती हुई दिख रही है। आप आरोप भी लगा रहे हैं कि इस पे आग लगाई गई है और आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको किस बात से दबाने की कोशिश की जा रही है? एक्चुअली क्या हुआ था कि कल रात को कुछ पत्रकार बंधुओं ने अपने सोशल मीडिया पे इस खबर को चलाया कि सूत्रों से हवाले से उन्हें खबर मिली है कि भाजपा के सम्मान में उज्जवल गुप्ता ने छोड़ दिया मैदान, और इसकी वजह से भाजपा में खुशी की एक लहर। ये खबर कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा चलाई गई थी, जिसपे कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति जताए जाने पर उन्होंने उल्टी सीधी तरीके से कमेंट भी किए थे कुछ लोगों ने। तो मेरा मतलब ये है कि जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो किस तरीके से कोई भी व्यक्ति, एक तरीके का व्यक्ति इस तरीके से खबर चला सकता है? तो ये एक दूसरे तरीके का प्रभाव होता है। जब आपका वोटर्स में, जब मालूम है आपको कि लड़की के सपोर्ट में वोटर्स है, इस प्रत्याशी के सपोर्ट में वोटर्स है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरा तरीका अपना रहे हैं वोटर्स को लुभाने का। तो रात की ये बात है, मैं सुबह उठी थी, मुझे मालूम नहीं थी रात की, मतलब आधी रात की 11 साढ़े 11 की बात है। और सुबह सुबह मैं जब उठी थी तब मुझे रियलाइज हुआ, तो मैंने इमिडिएटली इसका खंडन भी किया था। उसके बाद मुझे पता चला था कि बाहर से किसी ने मुझे बताया था कि हमें बताया था कि मंदिर में आग लगी हुई है। आज तक मैं आपको बता दूं, 20 साल से ज्यादा हो गए इस मंदिर को बने हुए, लेकिन आज तक यहाँ पे कभी भी आग नहीं लगी। और दीपक की आग नहीं है, ये साफ साफ पता चल रहा है किसी ने पेट्रोल डाल के या इस तरीके से कोशिश की गई है। अब आप एक बात बताइए, आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी एक ऐसे हैं कि जिसको जनता का अपार सम्मान और प्रेम मिल रहा है। तो इस तरीके की जब घटना होती है तो आशंका तो कहीं ना कहीं जाती है। और पुलिस भी, देखें, कार्य जब भी होता है, इस तरीके की घटना होती है तो संदेह तो कहीं ना कहीं जताया जाता है ना। तो ये एक संदेह है, मैं नहीं कह रही कि उन्होंने, किसी ने लगाया व्यक्ति विशेष ने, एक संदेह है जो मुझे उस तरह जब घटना कृत्य हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से। मैंने आरोप कहीं नहीं लगाया है, मैंने पुलिस कंप्लेंट में भी नहीं लिखा कि इस तरीके का आरोप मैंने पुलिस कंप्लेंट में भी नहीं लगाया है। आपको क्या लगता है
कौन हो सकते हैं इसके पीछे? क्योंकि एक मंदिर है, मंदिर जैसी जगह पर कोई जानबूझकर आग मंदिर लगाए। हमारे घर से चिपका हुआ है, मैं आपको बता दूं, मंदिर हमारे घर से चिपका हुआ है, पूरा कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। और पॉसिबिलिटी देखिए हो सकती है, क्योंकि मंदिर पॉसिबिलिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये घटना में मुझे नहीं लगता कि अपने आप हुई है। ये अपने आप होने वाली घटना नहीं है। वो जो आग लगी थी वो दीपक की आग नहीं है। और आज तो देखा जाए तो मंडे है, तो आज तो शनिवार भी नहीं है। अधिकतर लोग शनिवार को ही दीपक जलाते हैं, जो लोग जलाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कर्म कांड का रूल नहीं है, हमारे यहाँ बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी चढ़ाना मना है। और उसके बावजूद भी लोग लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, उनकी आस्था है, तो हम ज्यादा नहीं मना कर सकते। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरीके की आग कभी नहीं लगी है, ये एक दीपक वाली आग नहीं है। और ये किया हुआ कृत्य है। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी। तो मुझे आशंका थी उस टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम पे हुआ था, तो दिल की आवाज थी उस टाइम पे, बट मैंने ऐसा कोई आरोप किसी पे भी नहीं लगाया। नहीं तो जहां पर आग लगी है तो आपने जब जाकर देखा तो आपको क्या लगा कि जानबूझकर लगाई गई है या फिर उसमें कुछ ऐसे सामान रखे गए हैं इसमें लगाया गया हुआ? मुझे ये ऐसा हर लगा कि टाइम धमकी देने मंदिर का तरीका है, ये एक तरीका है, धमकी देने का एक तरीका है कि ब्लैकमेल करना, कि आगे कुछ हो सकता है इस तरीके का। क्योंकि इसलिए लगा क्योंकि कल रात को कुछ मीडिया वालों ने इस तरीके की खबर चलाई जो कि पूर्णतः असत्य थी सोशल मीडिया पे। जब मेरी मर्जी के बिना, मुझसे बिना पूछे कोई भी खबर किस तरीके से बिना वेरीफाई किए आप एक प्रत्याशी के लिए खबर छपा रहे हैं कि वो प्रत्याशी अपनी लड़ाई छोड़ दिया। ये इतनी बड़ी, ये छोटी मोटी खबर नहीं है किसी के बारे में कि आपने चला दी। मैं एक प्रत्याशी हूँ निर्दलीय, और मेरे बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है कि मैंने मैदान छोड़ दिया, इसका मतलब मैं तो लड़ ही नहीं रही। अगर मैं लड़ नहीं रही तो मेरे जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, आप उनको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ साफ ये है, मैं कैसे अपनी लड़ाई छोड़ सकती हूँ? आप एक प्रत्याशी को, ये तो आचार संहिता का भी उल्लंघन है, मुझे लगता है आप आईपीसी के अंदर भी दंडनीय है एक तरीके से। आपने अभी बात करी प्रत्याशी की, तो आपको देखा गया है कई बार सुनते हुए कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनको आप घरेलू महिला करके संबोधित करती हैं। आप भी एक महिला हैं, जी, तो क्या एक महिला को घरेलू बोलकर आप इस तरह से संबोधित कर रही हैं? क्या एक घरेलू महिला कुछ नहीं कर सकती? जो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जो घरेलू महिला है, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, और आप एक खुद महिला हैं, उस तरह से आप क्या कैसे देखती हैं? आपने शायद मेरे सारे इंटरव्यू ढंग से नहीं सुने हैं। आप मेरे सारे इंटरव्यूज को सुनिए, जो जो हुए हैं अभी तक, जो और भी चैनल्स पे हुए हैं, और सारे इंटरव्यूज को आप सुनेंगे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछते। क्योंकि मेरा जो आशय, आप जो जिस बात से निकाल रहे हैं, वो आशय तो कभी नहीं रहा। मैंने इस बात को बहुत स्पष्टीकरण किया है कि ये मेयर की पोजीशन है, जो कि कमिश्नर लेवल की पोजीशन है। और जब कमिश्नर लेवल की कोई पोजीशन होती है, जब आईएएस ऑफिसर को यूपीएससी जैसा टफ एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसमें हजारों लाखों लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, और बेचारे 10-10 साल तक तैयारी करते हैं, और तब भी उनका नंबर नहीं आता, अपना करियर दांव पे लगा के खेलते हैं, और तब भी जाके अगर कुछ नाम मात्र के लोग सेलेक्टेड होते हैं, और वो भी एकदम कमिश्नर लेवल पे नहीं आते हैं, वो भी स्टार्टिंग में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इस तरीके की पोजीशन पाते हैं। कुछ लोग पीसीएस की एग्जाम्स में जाते हैं, कुछ लोग इंस्पेक्टर लेवल की एग्जाम में आते हैं। तो आप एक बात बताइए, जब सरकारी नौकरी इतनी मेहनत मजदूरी के साथ व्यक्ति करता है, अपना दांव लगा के, अपना पैसा लगा के, अपना समय लगा के, तो आपने ये सोच लिया कि कमिश्नर जैसी रैंक का व्यक्ति राजनीति में बिना किसी अनुभव के आ जाए। आप कहना, ऊपर से बात ये अनुभव की नहीं है, एक गृहिणी भी होशियार हो सकती है, लेकिन आपको जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसके मुद्दे क्या है, जिस दिन नामांकन फाइल करने आई मैडम और उनसे ये पूछा गया है कि आप अपील कर दीजिए वोट की, और वो मैडम अपील नहीं कर पा रही, उनके पीछे विधायक जी और जो आसपास के पीछे जो नेता लोग हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि मैडम ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, उसके बावजूद भी मैडम सच्चाई बोल नहीं पाती हैं, और वो बोलती हैं कि योगी जी, मोदी जी, और फिर चुप हो जाती हैं और फिर कहती है कि मुझे वोट दें। अब इससे आशय आप निकाल लीजिए, जो व्यक्ति अपने वोट की अपील नहीं कर पा रहा, क्या वो कार्य करने लायक है या नहीं? मैंने तो देखिए, गृहिणी, मैंने जो बोला था गृहिणी का शब्द, मैंने ये नहीं बोला था कि गृहिणी है इसलिए नहीं कर सकती। मैंने ये कहा था कि एक पद है, ये आरक्षित पद है महिला राजनीतिज्ञ के लिए। अगर आरक्षण निकलता है तो उस व्यक्ति की काबिलियत देख के निकलता है। आरक्षण, मान लीजिए यूपीएससी में आरक्षण निकलता है, आईएएस एग्जाम्स तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सड़क से किसी व्यक्ति को उठा के आप आरक्षण दे देंगे और कहेंगे कि आप मात्र इस जाति से बिलोंग करते हैं इसलिए आप आ जाइए, ऐसा तो नहीं होता। रास्ते में उठा के तो आप किसी को नहीं ले आते आरक्षण में।
आप आरक्षण किसी के लिए होता भी है तो भी उसको मेहनत करनी पड़ती है, बस फर्क इतना होता है कि कंपैरिजन में उसको एक लाभ मिल जाता है। इसी तरीके से राजनीति में जब एक आरक्षण है तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं कि राजनीतिक किसी को कोई अनुभव नहीं है, उस क्षेत्र में किसी को कोई अनुभव नहीं है, बात अनुभव की नहीं, वो व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा है, वो जनता से अपील नहीं कर पा रहा, उसको जनता से अपील करना नहीं पता, उसको मुद्दे नहीं पता, उसको सड़क और रोड का फर्क नहीं पता कि सड़क और रोड में वो कह रहा है कि उन्होंने उनकी एक इंटरव्यू देखा था मैंने कामिनी राठौर जी का, जिसमें वो कह रही है, उनसे पूछा गया है कि आपके मुद्दे क्या है, तो वो बोलती हैं कि मैंने देखा कि सड़क पे ऐसे कुछ बोला था, थोड़ा मैं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मतलब यही था कि सड़क पे जो सफाई होती है वो रोड पे नहीं होती, जो रोड पे होती है वो सड़क पे नहीं होती। मैं चाहती हूँ, अब आप एक बात बताइए, जो इस तरीके के मुद्दे बता रहा है, क्या वो कमिश्नर जैसी रैंक के लिए काबिल है? मेरा कहीं पे भी गृहिणी महिला से बुरा बोलने का नहीं है, मेरी माँ भी गृहिणी है, मैंने बहुत महिलाएं गृहिणी है, और मैं गृहिणी महिलाओं को सर्वोपरि स्थिति में देखती हूँ, क्योंकि वही अपने बच्चों को संस्कारी बना के आगे शिक्षित करती हैं। और गृहिणी व्यक्ति जी, आपने कहा कि गृहिणी है या शुरुआत है, किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। ऐसे कई महिला उदाहरण हैं जो नीचे इस तरह से उठ के आई है। हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज, आपको शायद ये नहीं पता कि सुषमा स्वराज बहुत अच्छी वक्ता थी, वो कानून की जानकार थी, वो भी कानून की डिग्री लेके बैठी हुई थी। सुषमा स्वराज जी को जो आपने अपनी जो मेयर प्रत्याशी भाजपा की कामिनी राठौर जी से कंपैरिजन कर दिया, मुझे तो लगता है आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया। आप एक बार दोनों के वीडियोस लगा दीजिएगा और अपने न्यूज चैनल में चला दीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कि लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि मुझे लगता है आपने सुषमा स्वराज जी का अपमान कर दिया। मैं एक सुषमा स्वराज जी को एक महान, एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह देखती हूँ, जिनका काफी एक अच्छा व्यक्तित्व रहा है हर वर्ग हर समाज के लिए, और उनके कार्य भी कई हद तक अच्छे रहे हैं, लोगों की उनकी पहचान है, हर पार्टी के व्यक्ति ने उनको सराहा है, तो उनके कार्य की वजह से सराहा है। आप अगर उन्हें अनुभवहीन सहते हैं तो मुझे लगता है कि आप खुद भाजपा की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि आप तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हर महिला अगर भाजपा में कामिनी राठौर जी जैसी हैं, तो मतलब आप तो खुद ही एक तरीके से भाजपा को अनपढ़ गंवार बता रहे हैं। हर जगह आप जो बोल रही हैं कि हर जगह की, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई पेट से सीख के नहीं आता। हर जगह कहीं ना कोई किसी का गुरु होता है। आप भी कभी क्षेत्र में आए थे तो आपको भी किसी ने गाइड किया, तो कहीं ना कहीं एक घरेलू महिला को टारगेट करना या और उनका एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, एक छोटी सी चीज बोलना चाह रही हूँ, आप बार बार घरेलू महिला पे टारगेट कर रहे हैं, जबकि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूँ कि मैंने घरेलू पे टारगेट ना करके मैंने एक अनुभवहीन, एक उस क्षेत्र के लिए एक अशिक्षित व्यक्ति, उस क्षेत्र के लिए अशिक्षित व्यक्ति जो प्रत्याशी बन गया है, लेकिन प्रत्याशी बनने के बाद वो एक वोट की अपील नहीं कर पा रहा है, उसको पीछे के लोग सिखा रहे हैं, पीछे के नेता, उसको विधायक जी सिखा रहे हैं, उसको आसपास के नेता सिखा रहे हैं कि ये बोल दो, उसके बावजूद भी बोल नहीं पा रहा है वो, उसके बावजूद भी वो ये कह रही है कि योगी जी, मोदी जी, शांत हो जाती है, फिर सोचती है, फिर कहती है मुझे वोट दें। आप ऐसे नेता को अपने कमिश्नर लेवल जैसी पोस्ट पे, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है फिरोजाबाद को, और फिरोजाबाद जैसी पोस्ट पे आप मेयर के पद पे आसीन कर रहे हैं, वो भी 5 साल का पद। एक आईएएस ऑफिसर भी 60 साल तक 62 साल तक वो कार्य कर सकता है, लेकिन एक जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो सिर्फ मात्र 5 साल के लिए कार्य करते हैं। उस 5 साल के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मुझे तो सोच के लग रहा है। दूसरी बात, मेरे कोई बहुत बड़े गुरु नहीं रहे राजनीति में, मैंने भी स्टार्टिंग की है, मैंने अपने संघर्षों से आगे बढ़ी हूँ। मेरे ना तो माँ बाप कभी राजनीति में थे, ना मेरा भाई राजनीति में। आज भी मैं अपने भाई और घर वालों को लेकर नहीं चलती हूँ कहीं पे भी, आज भी मैं अकेले ही राजनीति करती हूँ, आज भी मैं अकेले ही समाज सेवा करती हूँ। दूसरी चीज, आपने ये बात कही कि मैंने एक मुद्दा और उठाया, मैंने ये मुद्दा भी उठाया कि ये महिला सीट है, महिला आरक्षित सीट है, महिला आरक्षित सीट है राजनीति में। जैसे कि यूपीएससी में जब महिला आरक्षित सीट होती है तो जो यूपीएससी के काबिल होता है वही महिला सेलेक्ट की जाती है, ऐसे कोई महिला सेलेक्ट नहीं की जाती जिसको जनरल नॉलेज की नॉलेज नहीं हो, जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो, जिसको जीएस ना पता हो, करंट अफेयर्स ना पता हो, ऐसे लोग नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं आईएएस में। सेम इसी तरीके से जब आप महिला आरक्षित सीट राजनीति में कर रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जो राजनीति में महिला ऑलरेडी है उसको एक बार चांस दिया जाए पुरुषों के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपस में बहुत सारी महिला हो और उसमें से कुछ काबिल महिला भी हो, आप उनको छोड़ के किसी की बीवी को अगर दे दे सीट और वो बीवी टैलेंटेड भी ना हो, उसको पता भी ना हो, अगर ये इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब साफ साफ यही होता है जो राजनीति में मौजूद महिलाएं हैं आपस में कोई भी कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन उनमें से ठीक महिला पुरुष के कंपैरिजन में भले ही वो कम हो सकती है, लेकिन अगर महिलाओं में अगर उस क्षेत्र में वो उच्च कोटि की है तो उसको चांस दिया जाए, इसका मतलब ये होता है साफ साफ। आपने उदाहरण दिया था आईपीएस का जी, पर राजनीति में ऐसा कहाँ देखा गया है कि उसके लिए ट्रेंड होना ही जरूरी है? देखिए पहली बात, नहीं आप ट्रेनिंग और देखिए ना कि आपको टिकट नहीं मिली है, इसका कहीं ना कहीं आप
गुस्सा निकाल रहे हो? देखिए, ट्रेनिंग और समझदारी में फर्क होता है। हम्म। ट्रेनिंग होती है कि नगर निगम के पद पे हमें सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद नगर निगम के कार्य बताए गए कि कैसे क्या है, वहां आपके पीए हैं जो आपने समझाया, आपको समझ में आया कि ये है, टेंडर कैसे होता है, ये होता है, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। बोर्ड की अपील मांगना ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट बोर्ड की अपील करना ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। मुझे लगता है आमतौर पे भी जो गृहिणियां होती है वो भी इनसे ज्यादा समझदार होती है, बहुत ज्यादा समझदार होती है। मैं आपको गृहिणियां बता दूंगी, आप गृहिणियों के भी इंटरव्यू करने चले जाना, वो भी बहुत अच्छा बोलती होंगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाती होंगी, ठीक है। इनका जो लेवल है, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप बहुत स्पष्ट बार बार एक ही क्वेश्चन का जवाब मुझसे मांग रहे हो, मेरी दिल की आवाज कह रही है कि मैं बोल ही दूं। तो सबसे बड़ी बात है, गृहिणियां भी बहुत होशियार होती हैं। गृहिणियां अपने बच्चों को बहुत शिक्षित करती हैं, बहुत ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्होंने अपने बच्चों को आईएएस बनाया पढ़ा पढ़ा के। और आमतौर पे मैंने पहली बात तो कभी गृहिणी के तौर पे इनकी कभी बेइज्जती की ही नहीं है, जिस तरीके से ये टारगेट किया जा रहा है। मैंने बेइज्जती तो कभी की नहीं है। मैंने कहा है कि एक आरक्षित महिला सीट है जो राजनीति के लिए है, उसमें आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं कि जिसका पति राजनीति में हो, सबसे बड़ी ठेकेदारी करता है। ये भी चीज मैंने बोली। ठेकेदारी कोई व्यक्ति करता है, उसी को, उसकी बीवी को, अपनी बीवी के नाम पे दांव खेल के वो व्यक्ति मेयर की सीट चाहता है, उसकी ठेकेदारी और आसान हो जाए। एक चीज और भाई साहब मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति, जो महिला अपने पति की कठपुतली बन जाए, वो तो फिर फायदा ही नहीं है ना, महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही नहीं ना। मैडम, अगर मान लीजिए उन्होंने अपने पति के बलबूते नहीं आती, अपने पिता के बलबूते नहीं आती कोई महिला, उनके पति अगर मान लीजिए राजनीति में नहीं होते हैं और फिर उन्हें ये सीट मिलती, तो मैं मानती कि हाँ चलो ठीक है, किसी को तो कोई चांस दे दिया, चलो ठीक है उठा रहे, एक बार के लिए मैं मान लेती महिला सशक्तिकरण, मान लेती, भले ही जनता के साथ धोखा होता, लेकिन मैं मान लेती। लेकिन यहाँ तो सिंप्लिसिटी कहाँ है, यहाँ तो पति ठेकेदार है, पति बीजेपी में ऑलरेडी है, और पति अपनी पत्नी पे दांव लगा के खेल रहे हैं राजनीति। और आमतौर पे कई लोग इस तरीके से टिकट मिलती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जनता को भी पता है, कोई बेवकूफ नहीं है। लोग पति अपनी पत्नी के नाम पे टिकट लेते हैं, पत्नियां घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। हमने खुद कामिनी राठौर जी को कभी नहीं देखा, अब जैसे ही प्रत्याशी डिक्लेयर हुए उसके बाद पहली बार शक्ल देखी हमने पहले कभी नहीं देखा उनको। नहीं, इससे पहले भी जो मेयर रह चुकी है नीतू नाडा जी, उनको भी शायद जनता ने नहीं देखा था। देखिए, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, इसलिए दोनों में फर्क है कि उस समय क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, सिचुएशन में बदलाव है। उस समय क्या ऑप्शंस थे, इस समय क्या ऑप्शंस, दोनों में फर्क है। तीसरी चीज, उनकी उम्र मुझे लगता है 31 पॉइंट कुछ थी उस टाइम पे, ठीक है, और वो बता रहे हैं कि वो बाहर रहती थी। क्या थी उनकी सिचुएशन मुझे नहीं पता, मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि वो आज वर्तमान में निर्वर्तमान नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं क्यों किसी के पास्ट पे कमेंट करूं, जो मुझे उनकी उस टाइम पे 2017 में क्या सिचुएशन थी, कौन महिलाएं उस समय थी, ऑप्शनल थी भी या नहीं थी पार्टी के पास, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहती। आज की सिचुएशन को मैं जानती हूँ कि पार्टी के पास महिलाएं थी, सिर्फ अकेली मैं नहीं थी, और भी महिलाएं थी, ठीक है। हमारे महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा में भी महिलाएं हैं, उनमें से किसी को ना तो पार्षद बनाया गया ना कुछ किया गया, ठीक है। और भी मेन बॉडी की महिलाएं हैं, उनमें से भी किसी को कोई पद नहीं दिया गया, ठीक है। तो बात यह है कि आज मुझे जो सिचुएशन दिख रही है कि ऑप्शंस थे काफी पार्टी के बाद, लेकिन पार्टी ने उन ऑप्शंस को ना चूज करके एक राजनीतिज्ञ पति, वो भी ठेकेदार है, उसकी वाइफ को ये सीट आवंटित करना चाहा। और आमतौर पे इसीलिए कई लोग तो पार्षदी के उसमें भी लोग आरोप लगा रहे हैं महानगर अध्यक्ष जी के ऊपर, आप देख सकते हैं, मैं तो नहीं लगा रही लेकिन वो लोग लगा रहे हैं। तो इसमें अब क्या कहा जा सकता है। एक सवाल मेरा उनसे लेकर है कि उन्होंने कहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस है, अच्छा नहीं है, तो आपको लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस है? एक चीज मैं आपसे बोलूं, आपको पता है अंडर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता ठीक है। और रही बात, अगर मैं एक छोटी सी बात मैं बोलती हूँ 2 सेंटेंस में, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े, हालांकि कुछ लोग नाम मात्र के, मुझे मालूम है कि वो भी किसी के कुछ ना कुछ बहकावे में आके बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक अच्छा होता है, और अपनी शिक्षा पे, अपनी काबिलियत पे, अपने कार्य पे, अपने आत्मसम्मान पे कॉन्फिडेंस होना कोई भी बुरा नहीं है। लोग अक्सर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे ये बोल के कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो अंडर कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं, आपको पता है अपनी काबिलियत, पार्टी ने सीट नहीं दी और आप चुपचाप बैठ जाते हैं। आपने पता है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आपने क्या क्या कार्य किए, लेकिन आप चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं मालूम है, इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको कहते हैं चाटुकारिता। इसको कहते हैं कि जो व्यक्ति चापलूसी करने वाला है, इसको कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति, जिसको अपनी काबिलियत का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि लोकतंत्र है ये, हम
किसी दल के नीचे हमें हमें मालूम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार थे कि अगर किसी प्रत्याशी को गलत हो प्रत्याशी तो आलोचना करना कहीं गलत नहीं है, आप दूसरे प्रत्याशी को वोट दीजिए, अगर उस दल का भी नहीं है तो भी दूसरे प्रत्याशी को। खुद भाजपा के जो जिनको भाजपा जिनको मानती है दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने ये शब्द कहा, खुद वो नारा लगाते हैं कि सेवा ही संगठन है। और आज उनके कुछ लोग जो मुझे लगता है कि दलाली करते हैं इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं, तो जब उनको मालूम है कि प्रत्याशी गलत है लेकिन उनके लिए सही है तो वो क्या कहते हैं, कोई भी प्रत्याशी हो वोट तो जाएगा फूल पे। आप एक बात बताइए, ये चल रहा है लोकतंत्र, खुद वो नारा लगाते हैं कि सेवा ही संगठन है। जब सेवा ही संगठन है तो संगठन सेवा से पहले कैसे आ गया? खुद सोचिए ना, जब सेवा पहले है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी है क्या वो सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या उसकी परिस्थितियां या शिक्षा या उसकी सामर्थ्य ये डिटरमाइन करती है कि वो सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब आपको मालूम है कि वो सेवा नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं संगठन पहले है, तो मुझे लगता है कि भाजपा के कुछ लोग अपनी ही भाजपा की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं वर्तमान में। और जब जो व्यक्ति अपनी ही कोर नीति के खिलाफ जाता है, मुझे लगता है ईमानदारी तो वहीं पे खत्म हो जाती है। जो ईमानदारी का नारा वो लगाते हैं वहीं पे खत्म हो गई, वो तो नीति को नहीं संभाल पाया अपनी। आपने कई साल तक संगठन में काम भी किया है, आपने बीजेपी को लेकर प्रचार भी किए, आप रही भी हैं, तो आप अब निर्दलीय आप लड़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रही हैं, टक्कर दे पाएंगे उन्हें? देखिए मैंने एक बात बहुत स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से कोई मतलब वैसा झगड़ा नहीं है, मतलब पार्टी वार्टी से नहीं है। मैं जब भी प्रचार करती हूँ तो मैं सीधे बोलती हूँ प्रत्याशी देखकर वोट दीजिए, दल देखकर मत करिए, ठीक है। जब आप प्रत्याशी, मुझे लगा समाज सेवा के लिए मैं उपयुक्त हूँ, मैंने नामांकन फाइल किया। ना तो मैं यहाँ पे किसी को चुनौती देने के लिए आई हूँ, ना मैं किसी को हराने के लिए आई हूँ, और ना ही मैं किसी का एजेंट हूँ। मुझे मेरी नियत के आधार पे अगर मैं कार्य नहीं करती तो मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने अपनी शांति के लिए एक रास्ता चुना कि मुझे मालूम है कि मैं एक उपयुक्त विकल्प हूं नगर निगम के लिए। मैंने उसको नामांकन फाइल किया क्योंकि ये मेरा अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो सीमा के अंतर्गत आता है, उसके अगर एलिजिबिलिटी है तो वो फाइल कर सकता है। मैंने उस एलिजिबिलिटी के आधार पे मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ, मैंने किया। बाकी का अब आप उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें या आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन मैं ना तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस मानती हूँ और ना ही मैं इसे लड़ाई मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ की लड़ाई मानती हूँ। मैं इसे एक न्याय की, एक प्यार और सौहार्द की मुहिम मानती हूँ जो मैं कर रही हूँ। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन में पहली बात यह है, मैं चाहूं तो जवाब दे सकती हूँ और बाद में मुकर सकती हूँ। लोग करते हैं, अक्सर नेता यही करते हैं कि आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, अचानक से ये ज्वाइन करते हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जो भाजपा में 80% नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं, खुद भाजपा में आए हैं, वो हमेशा भाजपा की बुराई करते हैं और भाजपा ने उन्हें हाथों हाथ में लिया। पहली बात, चाहूं तो मैं इसका कोई भी जवाब दे सकती हूँ, मैं हाँ भी कह सकती हूँ, ना भी कह सकती हूँ। मुझे मालूम है कि दोनों में से आप किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं कहूंगी हाँ तब भी नहीं करेंगे, ना कहूंगी तब भी नहीं कहेंगे, ठीक है। मैं वर्तमान में चलती हूँ और वर्तमान में मेरा बस एक ही मुहिम रहता है कि आप प्रत्याशी देखकर चयन करें, दल देखकर ना करें, क्योंकि प्रत्याशी आपका जिंदगी, आपका 5 साल के लिए प्रत्याशी आपका लीडर है, दल नहीं है, ये मान के रख लीजिए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन से पहले तो कई लोग कहते हैं कि हमारे मंत्री आएंगे, ये आएंगे कैंपेन करने, स्टार प्रचारक आएंगे। 5 इलेक्शन जीतने के बाद आप मुझे बता दीजिए कितने बड़े नेता दल के आपकी परेशानी को सुनने आते हैं, रोड की, खरंजे की, नाले की, इलेक्ट्रिसिटी की, या और भी चीजें हैं बहुत सारी नगर निगम में। कितने नेता बड़े वाले आए हैं, कितने मंत्री आए हैं जनता की परेशानियों को सुनने के लिए, ये रिकॉर्ड मेरे को बता दे, कोई भी बता दे। और सबको पता है कि कोई भी पोर्टल में शिकायतें की जाती हैं, आमतौर पे कई बार अधिकतर ऐसा होता है कि निस्तारण उसको ऐसे दिखा दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए रोड के लिए किसी, मुझे मालूम है ना, कई लोगों की कंप्लेंट मेरे पास है ऑलरेडी। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं बन रही गली की, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अधिकारी लोग दिखा देते हैं कि 3 महीने में निस्तारण करना ही है, करना उन्हें, तो वो दिखा देते हैं कि नापतोल वाला आ गया है व्यक्ति, ठीक है, कुछ लोग भेज दिए, लेकिन वो बनती नहीं है फाइनली, वही ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है। तो फाइनली जाके जो प्रॉपर व्यक्ति होता है कार्य करने के लिए, वो उसका जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे वो मेयर हो। उसका जनप्रतिनिधि अच्छा है, वो कार्य करेगा, किसी भी गवर्नमेंट में हो।
उसका जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं है, वो नहीं कार्य करेगा, चाहे वे सत्ता में हो। ये एक फैक्ट है जिसे जनता को स्वीकार लेना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि प्रत्याशी देखकर वोट दीजिए, दल को देखकर मत दीजिए। अगर दल गलत प्रत्याशी का चयन कर रहा है, भूल जाइए उसको। दल अच्छे प्रत्याशी का चयन कर रहा है, चाहे आप दल को नहीं मानते लेकिन फिर भी उसको चुनिए, और चाहे वो निर्दलीय हो, अच्छा हो, तो फिर भी आप उसको चुनिए। तो मैं बस एक ही, क्यों, इसलिए मैं जवाब देना इस क्वेश्चन का, मैं चाहूँ जवाब दे सकती हूँ, ठीक है, आंसर दे सकती हूँ, लेकिन मैं इसको उचित नहीं समझती क्योंकि ये भविष्य को लेके है। और आप फिर भी यही, अगर मैं दूंगी भी तो आप कहेंगे कि आप आज ऐसा कह रही हैं, हमें मालूम है आप जीतने के बाद बदल जाएंगी। तो बेटर है कि हम वर्तमान पे ध्यान दें और वर्तमान को जवाब दें। आप डोर टू डोर जनता के पास जा रही हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैंने सीरियसली, मैं बता रही हूँ कि जब मैंने नामांकन फाइल किया था, मेरी बस मात्र एक चीज थी मेरे दिमाग में, बस एक चीज थी कि मेरी जो भावना रही समाज सेवा को लेके, अगर, क्योंकि देखिए मैं कुछ सालों से निर्भर हो गई हूँ अपने माँ बाप पे, और अपनी पहले का जो बैंक बैलेंस है उसी पे निर्भर हूँ, ठीक है, मैं कमाई नहीं कर रही कहीं से, और मैं कमाई भी नहीं कर रही हूँ, और फिर भी मैं लोगों के लिए एक बनना चाहती हूँ, एक प्लेटफॉर्म बनना चाहती हूँ कि जिससे मैं अच्छा कर सकूं, ठीक है, मेरी एनर्जी वहां पे जाना चाहती है। हर व्यक्ति की एनर्जी होती है, कुछ लोग डॉक्टर बन के बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको अगर वो काम नहीं करेंगे ना तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सेम इसी तरीके से हर व्यक्ति की अपने अपने क्षेत्र में एनर्जी होती है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं कुछ अच्छा करूं किसी के लिए। तो वो चीज को सोच के मैंने बस नामांकन फाइल किया था, मुझे कहीं से भी इतनी आशा नहीं थी। मैंने बस एक भगवान पे विश्वास छोड़ दिया था कि भगवान को जैसा ठीक लगता है वो ठीक है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने कर्म पे विश्वास करिए, फल की इच्छा ना करिए, जो भी होगा फल आपका उसको बस समभाव के साथ ली, हार है या जीत है, मेरी नियत अच्छी रही, ठीक है, मैंने नियत में खोट नहीं थी, मैंने भ्रष्टाचार के लिए नहीं किया, मैंने नाम कमाने के लिए नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा देने के लिए नहीं किया, मैंने एक अच्छी नियत के साथ आई। हार भी जाऊंगी तो भी दुख नहीं है, जीत जाऊंगी तो भी दुख नहीं है, समभाव के साथ आप जीत भी जाते हो, आपको पता है अगले 5 साल आपका दोबारा इलेक्शन होना है, तो बेटर यही है कि ज्यादा खुशी मनाने से अच्छा आप काम पे लग जाओ। तो मैं उसी नियत के साथ रहती हूँ, ठीक है। और मेरा जो नामांकन है फाइल किया हुआ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जितना असीम प्रेम जनता का मुझे मिलेगा, वो भी इतनी छोटे से समय कि जैसे ही नामांकन फाइल किया शाम तक मेरे पास फोन आने स्टार्ट हो गए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको जनता वोट क्यों दे? आप ऐसा क्या करेंगे जो जनता आपको वोट दे? जी, मैं जनता से बस हमेशा जब भी मेरे से कोई पूछता है तो सबसे पहली चीज मैं बस ये कहती हूँ कि नेता नगरी, ठीक है, सबसे पहली बात यही होती है कि हर नेता इलेक्शन से पहले तो बोलता ही है कि ये मुद्दे वो मुद्दे वो मुद्दे, लेकिन अगर कोई पूरा नहीं करता तो उसके ऊपर कोई कोर्ट केस तो हो नहीं जाता। या तो अगर मुद्दे अगर कोई बोल रहा है तो या तो उसका एक लीगल प्रोसेस हो कि हाँ इन्होंने ये 5 साल के मुद्दे बोले, इन्होंने कंप्लीट नहीं किए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। ऐसा होता तो है नहीं आमतौर पे, तो लोग अपने अपने मुद्दे बना के बोलते हैं, आमतौर पर वही होते हैं गली नाली खरंजे या इस तरीके की कुछ कुछ चीजें बना के वो बोलते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहली चीज मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा से मैं ईमानदारी से कार्य करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पनपता है उससे मैं कार्य नहीं करना चाहती, और ईमानदारी से अगर मैं कार्य करूंगी तो मुझे लगता है नगर निगम सीमा के अंतर्गत कार्य बहुत होते हैं। आमतौर पे जो कार्य हैं नाली खरंजे या सड़क वाले वो तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ किया जा सकता है, श्रमिकों के लिए भी कुछ किया सकता है, हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर्स जो है उनके लिए भी किया जा सकता है, शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है, अनाथ बच्चों के लिए भी किया जा सकता है, या ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सारी जो मतलब जो भी एक दया भाव से रिलेटेड जो भी हैं मुद्दे, वो सारे मुद्दे मेरे होंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। ये थी हमारे साथ उज्जवल गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा, हमारे कई सवालों का जवाब दिया। मिलेंगे नए प्रत्याशी से नई जगह पर।